इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप निराशावादी हैं या आशावादी। डेरेक एस्पोसितो का जीवन न तो अच्छा था और न ही बुरा, ये बस एक साधारण महत्वहीन अस्तित्व था। उनके पिता द्विध्रुवीय दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे, जो अवसादग्रस्त अवस्था के दौरान कई दिनों तक अपने बेडरूम से गायब रहने में सक्षम थे। वो केवल खाने, बाथरूम का उपयोग करने और कभी कभी गुस्से में चलो तुम्हारा जीवन दुखी करते हैं कहने के लिए जागते थे। अपने उत्साहपूर्ण दौर में वह पागलों की तरह काम करता था, लेकिन व्यवसाय या सामाजिक रूप से उन्नति करने में कोई प्रतिभा न होने के कारण वो सफल होने और सही संबंध स्थापित करने में असमर्थ था। अपनी स्वाभाविक अवस्था में जब भी वह वास्तव में अपनी दवाएं लेने का निर्णय लेता था, तो वह एक कोच आलू की तरह होता था, जो पड़ोसियों और साथियों के दोष और द्वेष से बचने के लिए उठकर काम पर चला जाता था। उनकी मानसिक स्थिति चाहे जो भी रही हो, वे सदैव एक दुर्व्यवहारी पिता का आदर्श उदाहरण रहे। उसके बेटे हमेशा उसकी नजरों में अपमान के पात्र रहे। उन्होंने कभी भी पर्याप्त परिश्रम से अध्ययन नहीं किया, कभी भी पर्याप्त अनुशासित नहीं रहे और न ही पर्याप्त सम्मान दिखाया। और वो हमेशा उन्हें याद दिलाता रहता था कि वे कितने गलत थे। वो छोटी सी गलती पर भी उन पर चिल्लाता था तथा उन्हें लगातार याद दिलाता था कि वे केवल परजीवी हैं जो उसकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। और जब शब्द पर्याप्त नहीं होते थे या जब वे स्कूल के ग्रेड या कामों में उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल हो जाते थे, तो उसकी चमड़े की बेल्ट जैसा कोई शिक्षक नहीं होता था। इसलिए डेरेक और काल को जल्दी से यह सीखना पड़ा कि वे अपना बचाव कैसे करें, क्योंकि उनकी अनुपस्थित चित मां ने जन्म देने के तुरंत बाद ही उन्हें लगभग भूल ही दिया था तथा अपने जीवन को शांति और स्थिरता की तलाश में समर्पित कर दिया था तथा अपने पति के नखरे से यथासंभव दूर रहने लगी थी। डेरेक उससे 2 साल बड़ा था और उसने अपने छोटे भाई की देखभाल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे कमजोरों की रक्षा करने वाले और न्याय को कायम रखने वाले नायकों की कहानियां देखते और पढ़ते हुए बड़े हुए, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कभी कोई नायक सामने नहीं आया। हर हफ्ते उन्हें चर्च में जाकर एक अज्ञात दयालु भगवान और उसके बेटे, जो पूरी मानव जाति का उद्धार करता है, की पूजा करने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन चाहे वे कितनी भी प्रार्थना करें या कितने भी अच्छे क्यों न हो, कोई चमत्कार नहीं हुआ। उन्होंने नायकों पर विश्वास करना बंद कर दिया और प्रार्थनाओं में समय बर्बाद करने के बजाय वे रटने में लग गए। स्कूल ही उनका एकमात्र विश्राम स्थल था, लेकिन वो केवल 6ठी कक्षा तक ही चला। मिडिल स्कूल में 1 महीने भी नहीं बीता था कि बदमाशी शुरू हो गई। उनके सस्ते कपड़े और उदास स्वभाव ने उन्हें सबसे आसान निशाना बना दिया। वे इधर उधर फेंके जाने और अपमानित होने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने जवाबी हमला करने की भी जहमत नहीं उठाई। लंबे समय तक डेरेक ने इसे अपनी बेकार जिंदगी का सबसे बुरा पल माना। 1 महीने बाद उसे पता चल गया कि वो अब और नहीं झेल सकता, इसलिए उसने चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने पिता के दुर्व्यवहार की सूचना सामाजिक सेवाओं को एक गुमनाम ईमेल के माध्यम से दी, लेकिन अत्यधिक कार्यभार तथा कम कर्मचारियों के कारण सामाजिक कार्य सहायक ने संक्षिप्त दौरा किया और फिर कभी वापस नहीं आया। फिर उसने अपने हमलावरों की शिकायत एक शिक्षक से करके बदमाशी को खत्म करने की कोशिश की, जिसने बदले में प्रिंसिपल को इसकी शिकायत करके अपने हाथ धो लिए। प्रिंसिपल बचकानी हरकतों में दखल नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने डेरेक के माता पिता को समस्या के बारे में बताने के लिए बुलाया। उम्मीद है कि वे इसे अनदेखा कर देंगे, और कम से कम उसकी इच्छा पूरी हुई। इसके बजाय डेरेक को अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए पर्याप्त पुरुषत्व न दिखा पाने के कारण अतिरिक्त मार सहनी पड़ी। क्या तुम सचमुच इतने मूर्ख हो कि मुझसे कभी कुछ नहीं सीखोगे? कभी किसी को काम सौंपना मत। अगर तुम चाहते हो कि कोई काम सही तरीके से हो, तो उसे स्वयं करो। डेरेक ने कभी इतना असहाय और हताश महसूस नहीं किया था, इसलिए उस रात वो रोता रहा जब तक कि वो सो नहीं गया। यह आखिरी बूंद थी। अगले दिन उसे अलग महसूस हुआ, पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट। अब निराशा का समय नहीं था, उसे एक योजना की जरूरत थी। उसे यह एहसास होने में कई साल लग गए कि उसके अंदर कुछ मर चुका है। वो अब भरोसा करने, उम्मीद करने या किसी तरह की रिश्तेदारी की भावना विकसित करने में सक्षम नहीं था। वो दुश्मनों से घिरा हुआ था और जीवित रहने के लिए डेरेक को उनसे लड़ने में सक्षम होना चाहिए था। इसलिए डेरेक ने अपने पिता से डोजो में शामिल होने और मार्शल आर्ट सीखने की अनुमति मांगी, और उसे आश्चर्य हुआ कि उसे 2 बार भीख मांगने या पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बूढ़े पिता खुश थे कि उसका कमजोर और दुबला पतला बच्चा आखिरकार एक आदमी बनने में दिलचस्पी ले रहा था। उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि डेरेक को कम से कम 1 साल तक नौकरी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अन्यथा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डेरेक ने न केवल लगभग प्रतिदिन एकिडो का अभ्यास करना शुरू कर दिया, बल्कि वह मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन 2 घंटे पहले उठ जाता था, पुशअप्स, स्क्वाट्स, सिट-अप्स करता था और सांस फूलने तक दौड़ता था। कुछ ही महीनों में वह अंततः प्रतिदिन 100 पुशअप, सिट-अप और स्क्वैट्स करने में सक्षम हो गया तथा स्कूल जाने से पहले कम से कम 10 किलोमीटर तक दौड़ने लगा। जल्द ही पता चला कि एकिडो उनकी स्थिति के लिए एक आदर्श विकल्प था। निचले स्तर पर मुख्य रूप से आत्मरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन हमला करने और गंदी लड़ाई के लिए बहुत जगह थी।
मार्शल आर्ट का अभ्यास करके उसने आखिरकार कुछ ऐसा सीखा जिसमें वो अच्छा था। वो विशेष रूप से फुर्तीला नहीं था, नहीं वो तेजी से सीखता था। उसका हाथ और आंख का समन्वय भी औसत दर्जे का था। उसकी प्रतिभा ब्लॉक या रक्षात्मक युद्धाभ्यास के दौरान समझदारी भरे स्थान पर हिट करने के लिए सबसे अच्छा समय पहचानने की क्षमता में निहित थी। यहां तक कि जब सेंसेई तलवार या तंतु कला सिखा रहे होते थे, तब भी डेरेक हमेशा पहली कोशिश में ही मारक चालों को समझने में सक्षम हो जाता था, कभी कभी तो सेंसेई द्वारा व्यावहारिक प्रदर्शन पूरा करने से पहले ही। यह एक रोमांचक लेकिन निराशाजनक खोज थी, क्योंकि उनकी एकमात्र प्रतिभा का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं था। भले ही एकिडो अनुशासन के बजाय टूर्नामेंट वाला खेल था, लेकिन कमर, आंख और श्वासनली पर वार करना सार्वभौमिक रूप से वर्जित था। कई महीनों तक डेरेक ने स्कूल में कम उपस्थिति बनाए रखते हुए कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लिया तथा अपने अगले कदम की योजना बनाता रहा। पहले सेमेस्टर के अंत में डेरेक ने गुंडों से छिपना बंद कर दिया और उनके द्वारा की गई हर एक गाली का उसी तरह से जवाब देना शुरू कर दिया, जिसमें उसने ऑनलाइन पाए गए सबसे बेहतरीन त्वरित बुद्धिमान रोस्ट लाइनों का इस्तेमाल किया। डेरेक ने कभी भी बाथरूम में न जाने या बहुत लंबे समय तक अकेले न रहने पर ध्यान दिया, हमेशा एक वयस्क गवाह को नजर में रखा। एक दिन भी नहीं बीता था कि उसके दुश्मन भड़क गए और गुस्सा हो गए। जब उनकी गर्दन की नसें लगभग बाहर निकल आई, तब जाकर उसने चारा फेंका। तुम्हारी बकवास बहुत हो गई, बेवकूफो। 1 घंटे बाद लिंकन और तीसरे के बीच किराने की दुकान के पीछे मुझसे मिलो, या तुम बहुत डरे हुए हो? चूंकि तुम मौत चाहते हो, इसलिए मैं खुशी खुशी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम बेवकूफ, इसमें केवल तुम और हम तीनों ही होंगे, ठीक है? डेरेक ने उस पर जरा भी विश्वास किए बिना सिर हिला दिया, और वो सही था। जब वे पीछे वाली गली में दाखिल हुए तो वे अपने साथ 2 और लोगों को लेकर आए थे। डेरेक अंधी गली के अंत में दीवार के सहारे खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। तुम यहां हो, मैं तो सोचने लगा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। वे हंसने लगे। माफ करना, हम देर से आए। आशा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी कि हम पार्टी में कुछ दोस्तों को भी ले जाएं। डेरेक ने कान से कान तक मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। कोई समस्या नहीं, चाहे कितना भी बेकार कचरा हो, वो हमेशा कचरा ही रहता है। मैंने ये गली इसलिए चुनी क्योंकि इसमें आपके सभी दोस्तों के लिए पर्याप्त कूड़ेदान है। अंतिम पंक्ति ने उनकी नस पर चोट की, इसलिए उन्होंने अंधाधुंध तरीके से उन पर हमला कर दिया। उस पर हमला करो, दोस्तों, उसे भागने मत दो। चलो उसे मार डालो जो कचरा है। और इसलिए वे उसके जाल में फंस गए। डेरेक यहाँ इलाके की तैयारी करने आया था और लड़ाई के लिए सबसे अच्छी जगह चुन रहा था। एक अंधी गली ताकि वे भाग न सकें, गली का अंत ताकि वे मंद रोशनी के कारण ट्रिप वायर को नोटिस न करें। पहले 2 लोग कंक्रीट पर जोर से गिरे और उनके पीछे वाले लोग इस बात को लेकर इतने चिंतित थे कि कहीं वे अपने दोस्तों को न कुचल दें, क्योंकि उन्होंने स्टील पाइप को आते हुए नहीं देखा था। वे बड़ी संख्या में आए थे। डेरेक पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर आया था। पाइप को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने उन्हें सिर, घुटने के किनारे और कमर पर वार किया। उसके बाद ही उसने उन 2 लोगों को मारना शुरू किया जो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। जब वे जमीन पर कराह रहे थे और सिसकियां ले रहे थे, तो उसने एक छोटे चाकू से ट्रिप वायर को काट दिया। फिर उसने धातु के पाइप से उन्हें बार बार पीटना शुरू कर दिया, विशेष रूप से निचले हिस्से पर ध्यान देते हुए। अंदर से वह जानता था कि वो जो कर रहा था वो गलत था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अगर दुनिया अन्यायपूर्ण होने के लिए बनाई गई थी, तो कार्रवाई का एकमात्र संभव तरीका ये था कि वो अपने फायदे के लिए इसे अन्यायपूर्ण बनाए। इसलिए उसने अपने पिता से उधार लिया हुआ तेज निकाला और उन्हें बेहोश होने तक तेज से मारा। फिर उसने उन्हें पूरी तरह से नंगा कर दिया और उनमें से हर एक की कई तस्वीरें ली और उन्हें इस तरह से व्यवस्थित करने के बाद उन्हें फिल्माया भी कि वे एक दूसरे के सामने चम्मच की तरह खड़े दिखे। फिर उसने उन पर ठंडे पानी की एक बाल्टी छिड़की और सौदा पक्का कर लिया। तुम्हारे ब्रोकबैक माउंटेन वाले पल को खराब करने के लिए क्षमा करें लड़कियों, लेकिन मुझे 1 मिनट के लिए तुम्हारा ध्यान चाहिए। जब बदमाश जागे तो वे अभी भी इतने दर्द में थे कि उन्हें यह भी पता नहीं चल पाया कि वे नग्न हैं और एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। डेरेक को जवाब देना तब तक संभव नहीं था जब तक कि उसकी स्टील पाइप पर मजबूत पकड़ बनी हुई थी, इसलिए वे चुप रहे और सुनते रहे। मैंने आपकी एक स्क्रैपबुक बनाई है, एक छोटी सी फिल्म भी बनाई है, उसे अपने कंप्यूटर पर अपलोड किया है और क्लाउड पर भी अपलोड किया है। और यह भयानक होगा अगर कोई, मुझे नहीं पता, मेरी तरह उन्हें सभी बड़ी इमेज होस्टिंग साइटों पर अपलोड कर दे। आप जानते ही हैं कि वे कैसे कहते हैं, इंटरनेट कभी नहीं भूलता। बदमाश रोने और गिड़गिड़ाने लगे। कल्पना कीजिए कि यह कितना भयानक होगा जब भी कोई आपके नाम को गूगल करेगा, चाहे वह आपकी दादी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर वे कॉलेज हो जिनमें आप आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वही तस्वीरें सामने आएंगी। यार नहीं, कृपया, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। मैं तो बस एक दोस्त पर एहसान कर रहा था। यह तो बस एक मजाक था, कृपया मुझे माफ कर दो। भीख मांगने वालों की टोली ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। डेरेक को उनके पाखंड पर उल्टी आने लगी। मुझे आपके दयनीय बहानों की परवाह नहीं है। आज के बाद से आप मुझे अकेला छोड़ देंगे।
और बेहतर होगा कि आप प्रार्थना करें कि मुझे कुछ ना हो, क्योंकि क्लाउड इस तरह से सेट किया गया है कि अगर मैं हर दिन पासवर्ड नहीं डालूंगा तो यह उन्हें हर जगह अपलोड कर देगा। नवंबर LBJNN। उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो पीछे मुड़ा और चला गया। लगभग भूल ही गया था, मैंने तुम्हारे कपड़े बेतरतीब ढंग से कूड़ेदान में फेंक दिए थे। याद नहीं आ रहा कि कौन से कपड़े कौन से हैं। अगर तुम अपने जन्मदिन के सूट में घर नहीं जाना चाहते तो बेहतर है कि तुम खुदाई शुरू कर दो। अलविदा बेवकूफ। डेरेक घर वापस खुशी से झूमता हुआ लौटा, लगभग गाता हुआ। उसने खुद पर इतना गर्व कभी महसूस नहीं किया था और उसे पूरी तरह से आत्मविश्वास था कि वो उन कमीनों के बारे में कभी नहीं सोचेगा। बदमाशी तो खत्म हो गई, लेकिन उसका सामाजिक जीवन कभी भी दयनीय नहीं रहा। ऐसे शर्मनाक निजी जीवन के साथ वो किसी को दोस्त कैसे बना सकता था? उसे लगातार लंबी आस्तीन के साथ चोटों को छिपाना पड़ता था और महीनों पहले ही उसकी काली आंखों के लिए कोई बहाना नहीं था। उसके सहपाठियों और प्रोफेसरों ने बस ये दिखावा किया कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है और वो बस ये दिखावा करता रहा कि वो इतना अच्छा झूठा है। ये दर्दनाक था, लेकिन सहने योग्य था। उसके पास अभी भी उसका छोटा भाई था जिसके साथ वो उस दर्द को साझा कर सकता था। काल ही उसके पास था उसका परिवार, दोस्त और आत्मविश्वासी। वो डेरेक का पूरा शब्द था। लेकिन जब वो उम्र आए तो उसे अपने स्कूल की लड़कियों पर क्रश होने लगा और उन भावनाओं को दबाना इतना आसान नहीं था। एक बार फिर वो पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगा। वो अपनी परेशानियों के बारे में किसी को नहीं बता सकता था, लोगों को अपने करीब नहीं आने दे सकता था, वरना उसे किसी दोस्त को घर लाने की इजाजत न मिलने का कोई न कोई कारण सोचना पड़ता। एक लड़की को तो छोड़ ही दीजिए जिसे वो पसंद करता था। डेरेक क्रूर विचारों से पीड़ित था। अक्सर वो भगवान से पूछता था कि जो चीजें दूसरे लोग सहजता से समझते हैं वो उसके लिए एक असंभव सपना क्यों है। हार्मोनल तूफानों से प्रेरित होकर डेरेक का गुस्सा लगातार बढ़ने लगा। उसे रात में सोने में परेशानी होने लगी। वो उन सभी प्रेमी जोड़ों के बारे में सोचने लगा। डेरेक जानता था कि वो उनसे अलग है। उसकी सबसे बड़ी खामी शर्मीलापन या मुहासे होना नहीं थी। उसकी समस्या का कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका एक नाम और उपनाम था, एजियो एस्पोसिटो, उसका एक बेकार पिता। डेरेक ने उससे छुटकारा पाने के लिए एक के बाद एक योजनाएं बनानी शुरू कर दी, भले ही इसका मतलब उसे मारना ही क्यों न हो। रात में वह विस्तृत और सावधानीपूर्वक योजनाएं बनाता था जिसमें अक्सर लंबे समय तक यातनाएं शामिल होती थीं, जिससे एजियो को डेरेक की तरह इतने सालों तक पीड़ा सहनी पड़ती थी। लेकिन जब सुबह होती तो उसे हमेशा एहसास होता कि यह एक मूर्खतापूर्ण योजना थी। किसी और चीज से ज्यादा यह एक ख्वाहिश भरी सोच थी। डेरेक के पास एजियो से छुटकारा पाने के लिए जरूरी साधन और निर्दयता की कमी थी। चाहे वह उससे कितनी भी नफरत क्यों न करता हो, एजियो अभी भी उसका पिता था और वो सिर्फ एक गुस्सैल किशोर था। एजियो को मार डालो, जरूर। और फिर क्या? पूरी जिंदगी अपराध बोध से ग्रस्त होकर जीना, गिरफ्तारी से बचने के लिए घर से भाग जाना, और किस पैसे से? एजियो को मारने का मतलब होता काल को हमेशा के लिए छोड़ देना और भविष्य में खुश रहने की किसी भी संभावना को नष्ट कर देना। इसलिए हर सुबह डेरेक दलिया के साथ अपनी योजना को निगल जाता और आगे बढ़ जाता। उसकी एकमात्र वास्तविक संभावना एक पागल की तरह पढ़ाई करना, छात्रवृत्ति प्राप्त करना और जितनी जल्दी हो सके उस नरक से बाहर निकलना था। समय उड़ गया और पलक झपकते ही डेरेक के हाई स्कूल के पहले साल से पहले की आखिरी गर्मियां आ गईं। गर्म जलवायु के बावजूद उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था। डेरेक पहले ही अपनी युवावस्था में पहुंच चुका था। मार्शल आर्ट और मांसपेशियों की ट्रेनिंग के साथ मिलकर उसने एक क्रूर रूप धारण कर लिया था। एजियो को इस बात का पता था और एक काय के रूप में उसने डेरेक को हराने से यथासंभव बचना शुरू कर दिया, जिससे काल उसका नया पसंदीदा लक्ष्य बन गया। डेरेक ने पहले ही अपने भाई के लिए खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन इसका एकमात्र परिणाम ये हुआ कि एजियो को स्थानीय आर्मी सप्लस से एक नाइटस्टिक खरीदना पड़ा और एजियो के नंगे हाथों से नहीं बल्कि उससे पिटाई खानी पड़ी। उसने काल को उससे विनती करके और रोकर बचाया, और वह भी केवल इसलिए क्योंकि इस शोरगुल से उनके पड़ोसी घबरा गए थे। इसलिए जब भी एजियो नखरे दिखाता, डेरेक अपने भाई को बार बार पिटते हुए ही देख सकता था। फिर एक सुबह एजियो को कई सालों में अपना पहला बड़ा काम मिला। इसलिए उसने गर्मी के बावजूद अपना सबसे अच्छा सूट पहना और डेरेक से ब्रीफकेस और लैपटॉप तैयार करने को कहा। एजियो बहुत जल्दी में था। वो नहीं चाहता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी इस वेल को छीन ले। यह उसके करियर को बनाने वाला कमीशन हो सकता था। डेरेक दौड़कर दरवाजे की ओर गया, जहां एजियो पहले से ही इंतजार कर रहा था, और उसने लैपटॉप का थैला ठीक करने में उसकी मदद की। एजियो पागलों की तरह बटन दबाते हुए लिफ्ट की ओर दौड़ा, लेकिन लाइट लाल ही रही। अपने खराब कोंडों को कोसते हुए बिल्डिंग मैनेजर और उसका बदकिस्मत एजियो सीढ़ियों की ओर भागे। और तभी डेरेक ने इस पर ध्यान दिया। अपने पिता के पीछे जाने के लिए सिर घुमाते हुए डेरेक ने देखा कि प्रकाश गलियारे के फर्श पर अजीब प्रतिबिंब बना रहा था। अजियो अभी उसके सामने से गुजरा ही था कि उससे पता चला कि चौकीदार ने अभी अभी सीढ़ियां धोई हैं, लेकिन गीले फर्श का चिन्ह लगाना भूल गया है। ये सब एक पल में हुआ।
एजियो ने अपना पूरा वजन नीचे और आगे की ओर रखते हुए एक लंबा भारी कदम उठाया और फिर उसका पैर फिसल गया। डेरेक उसे चेतावनी दे सकता था, अपना हाथ बढ़ाकर उसे गिरने से बचा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने स्थिर रहना चुना। एजियो सीढ़ियों से नीचे गिरा, अगली गली में उछला और फिर से सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसका शरीर टूटा हुआ था, उसके सभी अंग अस्वाभाविक कोनों में मुड़े हुए थे। किसी भी किशोर की तरह डेरेक के पास अपना स्मार्टफोन था, इसलिए उसने ये साबित करने के लिए कई तस्वीरें लेनी शुरू कर दी कि फर्श गीला था और कोई चेतावनी संकेत नहीं था। उनका मन पहले से ही सबसे अच्छे शार्क वकील को नियुक्त करने और अपने कॉन्डो के लिए जिम्मेदार बिल्डिंग प्रबंधन फर्म पर मुकदमा करने की योजना बना रहा था। तभी वो सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरा और एजियो की मौत की पुष्टि की। वो वहां था, कराहने या मदद मांगने में असमर्थ, लेकिन उसकी आंखें डेरेक पर टिकी थीं, जो मदद की भीख मांग रहा था। डेरेक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना मूर्ख हूं कि तुमसे कभी कुछ नहीं सीखूंगा? जैसा कि तुमने मुझे एक से अधिक बार सिखाया है, कभी किसी को काम न सौंपो। अगर तुम चाहते हो कि कोई काम सही तरीके से हो, तो उसे खुद करो। तुम्हारा स्मार्टफोन तुम्हारी जेब में है, उसे निकालो और 911 पर कॉल करो। मैं एक असफल बेटा हूं, मैं तुम्हारे लिए ये सब गड़बड़ नहीं करना चाहता, डैडी। एजियो की आंखें सदमे और घृणा से भरी थीं, लेकिन यह सिर्फ कुछ पल के लिए था। उसका सिर झुक गया, उसकी नजरें शून्य हो गईं। एक हंसी बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डेरेक ने उसे दबा दिया। इसके बजाय वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, अपने सबसे अच्छे भयभीत बेटे की तरह। हमेशा की तरह डेरेक की मां अपनी समस्याओं, अपने दुख, अपनी भावनाओं में इतनी उलझी हुई थी कि वो वकील की तलाश करने की जहमत नहीं उठा सकी, और सब कुछ डेरेक के हाथों में छोड़ दिया, क्योंकि एजियो अब इस दुनिया में नहीं था। एक ही पत्थर से 3 शिकार। सावधानीपूर्वक शोध के बाद उन्होंने सबसे अच्छे शार्क वकील से संपर्क किया और उसे नियुक्त किया, ताकि डेरेक उनकी मां के बजाय उनका मुवक्किल बन जाए। उसने उसे अपने पिता की घटना, दुर्व्यवहार और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में सब कुछ बताया कि पैसा उन तीनों, मां और बेटों के बीच बांटा जाएगा। डेरेक और कार्ल दोनों इस बात पर बहुत दृढ़ थे। वे चाहते थे कि वकील मुक्ति पाने की प्रक्रिया शुरू करे। मुआवजे और विरासत से मिलने वाले पैसे से उनके पास तब तक आत्मनिर्भर रहने के लिए पर्याप्त पैसे थे जब तक डेरेक उन दोनों का भरण पोषण नहीं कर सकता था। इसके बाद जो हुआ वो उनके जीवन का सबसे खुशहाल दौर था। सबसे पहले उन्हें विरासत मिली, और कुछ ही समय बाद वे आजाद हो गए और अपनी मां के घर से दूर चले गए। 1 महीने भी नहीं बीते थे कि उन्हें बिल्डिंग मैनेजर से एक बहुत ही उदार समझौता प्रस्ताव मिला। उन्होंने इसका इस्तेमाल समझौता करने और भविष्य के लिए उचित योजना बनाने में किया। अगले कुछ सालों में बदमाश कोई समस्या नहीं रहे। डेरेक और कार्ल अब दोनों ही मार्शल आर्टिस्ट थे और एक दूसरे का साथ देते थे। आखिरकार उन्हें दोस्त और गर्लफ्रेंड मिल गई। उनका घरेलू दुस्वप्न आखिरकार खत्म हो गया। हालांकि उन्हें काफी निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन तथाकथित दोस्तों में से कई ऐसे लोग निकले जो अपने माता पिता से रहित घर का उपयोग पार्टी हाउस के रूप में करना चाहते थे। इसके अलावा उन्हें यह समझने में भी कठिनाई हुई कि एक सामान्य किशोर होने का क्या मतलब है, जबकि उनके साथी केवल मौज मस्ती करने और कक्षाओं को छोड़ने में रुचि रखते थे। वे पढ़ाई करने और जितना संभव हो सके उतना बचत करने पर ध्यान केंद्रित करते थे। डेरेक और कार्ल अपने बैंक खाते को कम करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करके छुट्टियों में समय बिताते थे। वे गरीब नहीं थे, लेकिन अमीर भी नहीं थे। वे जानते थे कि उन्हें जितना संभव हो सके उतना बचाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि एक बार फिर उन पर मुसीबत आ जाए। लेकिन कुल मिलाकर उनका जीवन अच्छा था। डेरेक को छात्रवृत्ति मिली और उसने रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके तुरंत बाद जैव रसायन विज्ञान में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। कार्ल भी अच्छा कर रहा था। उसने पहले ही अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली थी, मास्टर की पढ़ाई के लिए तैयार था और उसकी पहले से ही एक मंगेतर थी। अपने छोटे भाई के लिए वाकई बहुत खुश होने के बावजूद डेरेक के लिए यह वाकई एक दर्दनाक काटा था। वह हमेशा से ही दोनों में से सामाजिक रूप से अधिक अयोग्य रहा था और कभी भी स्थिर रिश्ते में नहीं आ पाया, कॉलेज में भी नहीं। डेरेक को लड़कियों से बात करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन समस्या हमेशा यह थी कि वह बहुत ज्यादा चूजी था और भरोसा करने में असमर्थ था। उसे कई लड़कियों से प्यार हुआ था, लेकिन कभी प्यार नहीं हुआ। शुरुआत में उसने इसका दोष अपनी बुरी किस्मत को दिया, क्योंकि उसे हमेशा घटिया या बेवकूफ लड़कियां ही मिलती थीं। एक से ज्यादा अच्छी लड़कियां मिलने के बाद उसने इसका दोष अपने काले अतीत को दिया। लेकिन जब कार्ल के खुशहाल रिश्ते का सामना हुआ तो वह सिर्फ खुद को ही दोषी मान सकता था, जबकि कार्ल ने भी लगभग वही सब झेला था। वो डेरेक से कहीं ज्यादा मजबूत और पवित्र निकला। डेरेक को फिर से चोट लगने का डर था और वह किसी भी रिश्ते को एक निश्चित स्तर से ऊपर बढ़ने नहीं देना चाहता था, और वह एक ऐसा दुश्मन था जिसे वह आसानी से नहीं हरा सकता था। डेरेक ने पहली अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी स्वीकार कर ली, एक बड़ी रासायनिक कंपनी में प्रश्नोत्तर विभाग में रात्रिपाली में काम करना। कार्ल ने उसे ग्रेजुएशन के उपहार के रूप में बताया था कि वह मास्टर डिग्री प्राप्त करने के तुरंत बाद अपनी मंगेतर को प्रपोज करने के लिए तैयार है। इसलिए डेरेक को पैसे की जरूरत थी, क्योंकि उसके पास अपने छोटे भाई की अच्छी शादी के लिए पैसे बचाने के लिए केवल 2 साल थे।
NOWELL-BE-N.C. डेरेक को अपनी मौजूदा नौकरी पसंद नहीं थी, लेकिन यह उसके कामकाजी करियर को शुरू करने और उसके पाठ्यक्रम को पूरा करने का एक तरीका था। साथ ही इसमें अच्छा वेतन भी मिलता था और उसने मनोवैज्ञानिक परामर्श लेने के लिए कंपनी के बीमा का उपयोग करने का संकल्प लिया। वो जानता था कि उसे कुछ समस्याएं हैं और वो उन्हें हल करना चाहता था। डेरेक ने कई डॉक्टरों से सलाह ली, फिर उसे कोई ऐसा डॉक्टर मिला जिसके साथ वो काम कर सके, और कई महीनों के बाद उसे लगा कि आखिरकार वो कुछ प्रगति करने लगा है। लेकिन अफसोस, ऐसी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। ये शुक्रवार की शाम थी और डेरेक काम के लिए तैयार हो रहा था। वो अभी भी प्रश्नोत्तर में ही उलझा हुआ था, क्योंकि वेतन बहुत अच्छा था और चाहे काल ने कितनी भी बार कहा कि वो एक छोटा समारोह चाहता है, डेरेक को पूरा विश्वास था कि वे जो भी खर्च करने की योजना बना रहे थे, वो अंत में कम से कम दोगुना हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी शादी थी, इसलिए किसी न किसी समय तो चीजें बिगड़नी ही थी। वे इसी तरह काम करते हैं। डेरेक अपनी शर्ट ठीक कर रहा था, तभी उसके स्मार्टफोन पर नाइट ऑन बाल्ड माउंटेन की धुन बज उठी, जो अज्ञात नंबरों के लिए पूर्व सेट रिंगटोन थी। डेरेक एस्पोसिटो, ये कौन है? मिस्टर एस्पोसिटो, ये सेंट जोसेफ अस्पताल है। महिला की आवाज चिंतित लग रही थी। अस्पताल शब्द के साथ साथ यह आवाज सुनकर उसकी रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। क्या कार्ल एस्पोसिटो आपका भाई है? डेरेक लगभग उसकी नाखून चबाने की आवाज सुन सकता था। हो क्या हुआ? वो एक कार दुर्घटना में शामिल था और उसकी हालत गंभीर है। आपको जल्द से जल्द यहाँ आना चाहिए। डॉक्टरों को आपकी जरूरत है क्योंकि आप उसके स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि हैं और मरीज बेहोश है। कार दुर्घटना, डेरेक दरवाजे से बाहर भागते हुए और टैक्सी की तलाश करते हुए चिल्लाया। हमारे पास कोई कार नहीं है। आखिर क्या हुआ? मुझे खेद है, मैं कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। डॉक्टर ही इसका स्पष्टीकरण देंगे। डेरेक ने फोन काट दिया। उसके पास बेकार की बकवास करने के लिए समय नहीं था, बस एक कैब के लिए समय था। यातायात में हर पल यातनापूर्ण था और जब वो अंततः वहां पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। सर्जन और पुलिस अधिकारी ने उसे बताया कि काल को एक शराबी ड्राइवर ने कुचल दिया था। अपराधी भाग गया था और पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही थी। एक प्रत्यक्षदर्शी ने तुरंत 911 पर फोन किया, लेकिन दुर्घटना के कारण लगे ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस को पहुंचने में कई घंटे लग गए। इसलिए जब काल अस्पताल पहुंचे तो उनकी हालत पहले से ही गंभीर थी। उन्हें कई फ्रैक्चर, प्लीहा फटने और आंतरिक रक्तस्राव की शिकायत थी, जिसके कारण उन्हें तुरंत सर्जरी की आवश्यकता थी। डेरेक को तब बुलाया गया था जब काल ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर रहा था। उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन काल का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने डेरेक को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन वो सिर्फ शोर ही सुन पा रहा था। मुझे मेरे भाई से मिलने दो, उसने विनती की। शव चादर से ढका हुआ था, केवल सिर दिखाई दे रहा था। डेरेक को अभी भी अपने छोटे भाई के चेहरे पर खून के निशान दिखाई दे रहे थे। डेरेक ने जांच के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिकारी को अपना नंबर दे दिया और फिर घर लौट आया। ट्रैफिक कैमरों की बदौलत अपराधी को तुरंत पकड़ लिया गया। पता चला कि वो एक लड़का था जो मुश्किल से 17 साल का था, जिसने अपने बूढ़े पिता की कार चुराई थी और फिर अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर नशे में धुत हो गया था। डेरेक ने मुकदमे से पहले के महीनों को पीड़ा में बिताया। शापित डीए ने उसे नाबालिग मानकर मुकदमा चलाने का फैसला किया था और उससे भी अधिक शापित जज ने उसे घर में नजरबंद कर दिया था। ये सब तब हुआ जब उसका छोटा भाई, उसका काल, उसकी वजह से मर गया। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? डेरेक चिल्लाता और हर उस व्यक्ति से बहस करता जो उसकी बात सुनने को तैयार होता। उस छोटे से बच्चे के अधिकारों और भविष्य के बारे में इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं? मेरे भाई के अधिकारों का क्या? उसके भविष्य का क्या? काल के पास उसके कारण कुछ भी नहीं है। ये कैसा न्याय है? NOWELL-BE-N.C. डेरेक ने कई बार डीए कार्यालय का दौरा किया, अपना आक्रोश व्यक्त किया और उनसे अधिकतम सजा मांगने की मांग की। वे हमेशा दयालु और मिलनसार रहे और उससे वादा किया कि वे काल को कभी नहीं भूलेंगे। जब अंततः मुकदमे का दिन आया तो डेरेक की दुनिया एक बार फिर मर गई। डीए और बचाव पक्ष के वकील के बीच समझौता हो गया था। चूंकि क्रिस वेनराइट, ये हत्यारे का नाम था, अभी भी नाबालिग था और यह उसका पहला अपराध भी था, इसलिए उसने पुनर्वास में जाने और 600 घंटे सामुदायिक सेवा करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। यदि क्रिस अपना पुनर्वास कार्यक्रम पूरा कर लेता और अगले 3 वर्षों में कोई अपराध नहीं करता, तो वह बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के एक स्वतंत्र नागरिक बन जाता। डेरेक इतना हैरान था कि उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। जब सत्र समाप्त हुआ तो वह सीधे डीए के पास गया और दबी हुई आवाज में एक सवाल पूछा, क्यों? और फिर अपने अत्यंत दयालु और मिलनसार लहजे में डीए सहायकों ने डेरेक को समझाया कि क्रिस एक अच्छे परिवार का बच्चा था जिसने एक मूर्खतापूर्ण गलती की थी। उसके आगे एक शानदार भविष्य था। क्रिस को पहले ही कई टेक में भर्ती कराया जा चुका था और यह उसका पहला अपराध था। इसके अलावा उसके माता पिता ने एक बेहतरीन वकील को नियुक्त किया था और जज शायद क्रिस के जीवन को बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं होंगे।
उनकी उम्मीदों के बावजूद डेरेक ने कोई तमाशा नहीं किया। डेरेक की आग बुझ चुकी थी, उसके पास अब और आंसू नहीं थे। अगले दिनों में डेरेक अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहा। वो अपनी दिनचर्या का पालन करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका दिमाग पिछले 6 महीने में हुई हर बात को नकार रहा था। एकमात्र चीज जो उसे जीवित महसूस करा रही थी, वो था लगातार सिरदर्द जो काल की मौत के कुछ समय बाद शुरू हुआ था। उसके डॉक्टर के अनुसार ये तनाव से संबंधित लक्षण था, इसलिए जो कुछ भी हुआ था उसके साथ डेरेक एस्पिरिन और पैरासिटामोल को ऐसे निगल रहा था जैसे वे कैंडी हो। लेकिन दर्द कभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी बदतर होता गया। डेरेक ने आखिरकार गंभीर जांच करवाने की हिम्मत जुटाई और एक बार फिर बुरी खबर उसका इंतजार कर रही थी। पूरे शरीर के स्कैन और अनुवर्ती बायोप्सी के अनुसार उन्हें दूसरे चरण का फुफ्फुसीय कैंसर था। लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में कभी धूम्रपान नहीं किया, डेरेक ने डरने की बजाय अधिक प्रसन्नता से कहा। वाकई यह अजीब है। उनके ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनरो काफी हैरान थे। वो एक अच्छी दिखने वाली हिस्पैनिक महिला थी, शायद डेरेक से 5 साल बड़ी। एक पल में वो शायद उससे बाहर जाने के लिए पूछ लेता। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक रासायनिक कंपनी में काम करते हो, है ना? डेरेक ने सिर हिलाया। इतना आक्रामक कैंसर एक संयोग नहीं माना जा सकता। मेरी निजी राय है कि उनका वेंटिलेशन सिस्टम विफल हो गया। आप और भगवान जानते हैं कि कितने लोग लंबे समय से जहर की सांस ले रहे हैं। लेकिन हम रसायनों के साथ काम करते समय पूरे समय मास्क पहनते हैं, और अपनी बात कहूं तो मैं सुरक्षा प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करता हूं। मेरे सहकर्मी हमेशा इसके लिए मेरा मजाक उड़ाते हैं। डेरेक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तो शायद मास्क सस्ते कबाड़ का सामान हो, या शायद प्रयोगशाला या भंडारण, अगर नहीं तो दोनों में ही लीक हो। ये कॉर्पोरेट बदमाश केवल मुनाफा चाहते हैं। मुझे इस बात से जरा भी आश्चर्य नहीं होगा यदि वे अधिक लाभ अपनी जेब में डालने के लिए सुरक्षा बजट में कटौती करें। डॉक्टर मोनरो बहुत क्रोधित थे, यहां तक कि अपनी अचेतन अवस्था में भी डेरेक बता सकता था कि मामला कुछ और है। डॉक्टर, आप मुझसे क्या छिपा रही हैं? उसने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। जवाब देने से पहले उसने कुछ देर तक अपने निचले होंठ को काटा। तुम्हारे और मेरे बीच ये तुम्हारी कंपनी का पहला मामला नहीं है। मैंने पहले ही स्वास्थ्य विभाग और संघीय सरकार को इसकी सूचना दे दी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एक अच्छा वकील ढूंढता और उन पर मुकदमा करता। तुम्हें इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। मैं वकील की बात से सहमत हूं, लेकिन मैं किसी भी उपचार से इनकार करता हूं। मैं सिर्फ उपशामक देखभाल ही लूंगा। डॉक्टर मुनरो अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। क्या आपको पता है कि उचित उपचार के बिना आपके पास जीने के लिए अधिकतम 6 महीने या 1 साल ही बचा है? साथ ही, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आपका कैंसर वास्तव में बहुत आक्रामक है। अगर हम इसे हराना चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द शुरुआत करनी होगी। स्थिति नाटकीय थी, लेकिन डेरेक को वे सभी हम शब्द हास्यास्पद लगे, इसलिए वो अपनी हंसी रोक नहीं सका। हम एक दूसरे को मुश्किल से जानते हैं, डॉक्टर, इसलिए हमारे पास अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डेरेक ने ठंडे लहजे में उससे कहा। मेरे पास जीने के लिए क्या है? मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई प्रियजन नहीं है। मेरे छोटे भाई की राख ही मेरा साथ देने के लिए बची है। मैं कल मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। वे खराब शर्तों पर अलग हुए, लेकिन उसने फिर भी उसे अपना नंबर दिया, ताकि अगर उसका मन बदल जाए या उसे बस बात करने की जरूरत हो तो वह उसे बता सके। डेरेक ने अपने पुराने शार्क वकील को बुलाया और सब कुछ बताया। वर्षों बीत गए, लेकिन वे अभी भी एक दूसरे को क्रिसमस कार्ड भेजते थे। डेरेक ने उस पर नजर रखी हुई थी, बस किसी भी स्थिति के लिए। अब उसके बाल पहले से ज्यादा सफेद हो गए थे, लेकिन फिर भी वो एक बेहतरीन शार्क था। डेरेक ने काम पर जाना बंद कर दिया और बिना किसी परवाह के अपना पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। वो उन सभी शानदार रेस्तराओं में जाता था जहां वह हमेशा जाना चाहता था। वो सूट खरीदता था जिसके बारे में वो हमेशा से सपने देखता था, और नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में सिर्फ अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थ खाता था। डेरेक अपना अधिकांश समय अपने नए गेमिंग पीसी पर गेम खेलने में बिताता था और उन सभी स्थानों पर जाता था जो उसके और काल के लिए महत्वपूर्ण थे। फिर निदान के 24 दिन बाद उन्हें एक आभास हुआ। ये रात भी बाकी सभी रातों की तरह ही थी जब से उसने अपनी नौकरी छोड़ी थी। डेरेक अपने नए सूट में से एक पहनता और शहर से बाहर घूमता, ये देखने के लिए कि उसे सबसे पहले क्या मारेगा, कैंसर या कोई पागल दिमाग। जब वो थक जाता या बोरियत महसूस करता तो वो टैक्सी लेता और घर वापस आ जाता। डेरेक तेज कदमों से चल रहा था, नशे में था जब उसने उसे देखा। क्रिस वेनराइट। उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी जिसे उसने कागज के थैले में छिपाकर रखा था, जिससे वो बड़े घूंटों में शराब पी रहा था। क्रिस एक किशोरी लड़की के साथ जोर जोर से बात कर रहा था और हंस रहा था, जिसकी त्वचा बहुत ज्यादा दिख रही थी। वह एक जॉइंट पकड़े हुए थी, बड़े बड़े कश ले रही थी, जब तक कि उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं कर ली और कार में बैठ गए। यह एक कस्टम पेंटेड मसल कार थी। यह वही कैमेरो नहीं थी जिसका इस्तेमाल क्रिस ने काल को मारने के लिए किया था, यह उससे भी बड़ी और महंगी थी। उस पल डेरेक को खून की उल्टी आ गई। वो उस छोटे से कमीने के बारे में कैसे भूल सकता था
क्या उसके कैंसर ने वाकई उसके दिमाग को इतना खराब कर दिया था कि वो इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त करने को तैयार था? टायरों की चीख सुनाई दी और कार अचानक स्टॉप हो गई और सड़क पार कर रही एक महिला को लगभग कुचल दिया। कम कपड़े पहने लड़की ने खिड़की नीचे की और डर के मारे जमी हुई महिला को गालियां देते हुए चिल्लाने लगी। डेरेक को उन बेवकूफों की हंसी लगभग सुनाई दे रही थी। दांत पीसते हुए उसने एक टैक्सी बुलाई और अपनी अंतिम हरकत की योजना बनाने लगा। सबसे पहले उसने क्रिस को सभी सोशल नेटवर्क पर ट्रैक करना शुरू कर दिया, उसकी सभी दिनचर्या और आदतों को जानना शुरू कर दिया। फिर डेरेक ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और हमेशा उसका सटीक स्थान जानने के लिए कैमरों के नीचे एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया। क्रिस के चिर को सरसरी निगाह से देखने पर उसे पैरोल डील के कम से कम 50 उल्लंघन मिले। उसका पीछा करते हुए डेरेक ने क्रिस की शराब और ड्रग्स का सेवन करते हुए कई तस्वीरें खींची। लेकिन डेरेक का पुलिस को सबूत सौंपने का कोई इरादा नहीं था। इससे उसे क्या हासिल हो सकता था? क्रिस को बस एक और थप्पड़ पड़ेगा और फिर वो ज्यादा सावधान रहना शुरू कर देगा। डेरेक के पास न तो समय था और न ही वो तथाकथित न्याय प्रणाली से अपेक्षित कार्य करने की इच्छा रखता था। एक हफ्ते से भी कम समय बाद क्रिस के बुकफेस पेज को चेक करके डेरेक को पता चला कि वो रेव पार्टी में हिस्सा लेने जा रहा है। डेरेक ने अपने उपकरणों की दोबारा जांच की और अपनी नई कार, एक काली 1967 शेवरले इम्पाला में बैठ गया। राक्षसों का शिकार करने के लिए सबसे अच्छी कार रेव गुप्त था, इसलिए ये किसी खस्ताहाल परित्यक्त स्थान पर आयोजित किया जाएगा। डेरेक ने क्रिस का करीब से पीछा किया और जैसे ही वे ट्रैफिक कैमरों से दूर हुए, उसने कैमरों को साइड से टक्कर मार दी, जिससे क्रिस को रुकने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे ही क्रिस कार से नीचे उतरा, डेरेक ने उसे स्टन गन से नीचे उतारा और फिर जल्दी से यह जांचने लगा कि क्या कैमरों में और यात्री है। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी किस्मत वाली रात थी। क्रिस अकेले गाड़ी चला रहा था। डेरेक ने उसकी तलाशी ली और हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तोड़ दिया, बिटफिट, स्मार्टफोन, यहां तक कि क्रिस की चाबी भी। डेरेक ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसका मुंह बंद कर दिया। फिर उसने अपना स्मार्टफोन और जीपीएस ट्रैकर नष्ट कर दिया और सड़क के बाहर सब कुछ फेंक दिया। फिर उसने क्रिस को इम्पाला की डिक्की में बिठाया और एक पार्टी की ओर चल पड़ा जिसमें केवल वे दोनों ही थे। डेरेक पुराने औद्योगिक क्षेत्र में एक खाली पड़े गोदाम में गया। उसने पहले ही बड़े धातु के दरवाजों को बंद रखने वाले ताले और चेन को हटा दिया था और उनकी जगह अपने खुद के ताले और चेन लगा लिए थे। गोदाम के अंदर केवल 2 कुर्सियां थीं, दोनों जमीन पर बोल्ट से लगी हुई थी, एक बाल्टी और कई पानी की टंकियां थीं। डेरेक ने ट्रंक खोला, पाया कि क्रिस को होश आ गया था, इसलिए उसने उसे फिर से बिजली का झटका दिया। फिर वो क्रिस को एक कुर्सी पर ले गया और उसके हाथ पैरों को उससे कसकर बांधना शुरू कर दिया। फिर डेरेक ने उस पर पानी की एक बाल्टी फेंकी और उसे अपना ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। हेलो क्रिस, मेरा नाम डेरेक एस्पोसिटो है और तुमने मेरे भाई को मार डाला, हमें बात करनी है। क्रिस ने बंधन से बाहर निकलने की कोशिश की और उसके प्रयासों की सराहना करते हुए डेरेक ने उसे कमर में नाइटस्टिक से बुरी तरह मारा। दर्द के कारण वह लकवाग्रस्त हो गया। मैं कहाँ था? ओह हाँ, आखिरी बार हमने एक दूसरे को तुम्हारे प्रहसन परीक्षण के दौरान देखा था। क्या तुम्हें मेरी याद है? क्रिस की सांसें तेज हो गईं। अच्छा, चलो सीधे काम पर आते हैं। डेरेक ने कार से 2 डिजिटल टाइमर निकाले, पहले को 30 मिनट और दूसरे को 2 घंटे 44 मिनट और 16 सेकंड पर सेट किया। फिर उसने बंदूक निकाली और क्रिस के जिगर पर 2 बार गोली चलाई। गैग बॉल की वजह से उसकी चीख दब गई, लेकिन खाली गोदाम में गोलियों की आवाज जोर से गूंजी। डेरेक ने दोनों टाइमर एक साथ चालू किए और खून की जांच करने के लिए पास आया। खून गाढ़ा और काला था, जो कुचले हुए लीवर का स्पष्ट संकेत था। अब असली दर्द शुरू होने से पहले मैं चाहता हूं कि आप टाइमर पर अच्छी तरह से नजर डालें, वे वास्तव में महत्वपूर्ण है। क्रिस रो रहा था और चिल्ला रहा था, इसलिए डेरेक को उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे फिर से पानी से धोना पड़ा और उसके बालों को खींचना पड़ा। पहला टाइमर बताता है कि आपके पास कितना समय बचा है। इसके बजने के बाद, भले ही कोई चमत्कारिक रूप से उस दरवाजे को तोड़कर आपको बचा ले, आप वैसे भी मर चुके होंगे। आपके पास सिर्फ इतना समय है कि आपका सिस्टम लीवर द्वारा फिल्टर न किए गए विषाक्त पदार्थों से भर जाए। इस हद तक कि कोई भी प्रत्यारोपण आपको बचा नहीं सकता। दूसरा टाइमर एक आश्चर्य है, हम समय पर उस तक पहुंच जाएंगे। अभी के लिए आपका एकमात्र काम जागते रहना और दर्द के हर पल का आनंद लेना है, जैसा कि काल ने किया था। समय उड़ गया। क्रिस गैग बॉल के माध्यम से चिल्लाता रहा और जल्द ही पहला टाइमर बज गया। क्रिस और भी जोर से रोने लगा। कभी कभी तो वह केवल लगातार बढ़ते दर्द के कारण ही रोना बंद कर देता था। डेरेक अब उससे बात नहीं करता था, वो बस आगे पीछे घूमता रहता था। कभी कभी दूसरे टाइमर की जांच करता था। हर बार जब क्रिस बेहोश हो जाता तो डेरेक उस पर पानी छिड़कता और बाल्टी को फिर से भरने से पहले उसे जागते रहने के लिए मजबूर करता। जब दूसरा टाइमर बजा तो डेरेक ने अंततः पुनः बात की। मेरे पास बुरी खबर है और अच्छी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि मैंने पहले झूठ बोला था।
मैंने लीवर की चोटों पर गहन शोध किया था और इस तरह के कुचले हुए लीवर के साथ आपको शुरू में कोई उम्मीद नहीं थी। भले ही मैंने आपको यूएसए के सबसे अच्छे अस्पताल के सामने गोली मार दी होती, जब तक कि उनके पास संगत लीवर न होता, आप मर जाते। मैं आपको झूठी उम्मीद देना चाहता था, जैसा कि मदद के लिए इंतजार करते समय मेरे भाई के साथ हुआ था। अच्छी खबर यह है कि आपने काल की तरह ही लंबे समय तक पीड़ा सहन की। मैं कई चीजें हो सकता हूँ, निर्दयी, प्रतिशोधी, झूठा, हत्यारा, लेकिन मैं निष्पक्ष भी हूँ। इसलिए अब आपकी पीड़ा समाप्त हो गई है। डेरेक ने क्रिस के सिर पर बंदूक तान दी और उसे 2 बार मारा। फिर उसने उसे अपने सिर की ओर इंगित किया। छोटे भाई, मैं आ रहा हूं, मेरा इंतजार करो। और आखिरी बार ट्रिगर खींचा। नोव, एल, बी, जेएनएन। जबकि डेरेक का शरीर अभी भी नीचे गिर रहा था, उसकी चेतना प्रकाश में डूबी हुई थी और वह आकाश की ओर खींचा हुआ महसूस कर रहा था। कई महीनों के शोक, जीवन भर की पीड़ा और दर्द के बाद डेरेक को लगा कि उसके सारे दुख और घृणा गायब हो रहे हैं। डेरेक ने कभी भी ऐसे आनंद का अनुभव नहीं किया था। इस नए रूप में उसे कोई नकारात्मक भावना महसूस नहीं हुई। वो अपने अतीत के साथ शांति में था, उसे अपने भविष्य का कोई डर नहीं था। डेरेक एक ऐसे वर्तमान का आनंद ले रहा था जो उसे लगता था कि अनंत संभावनाओं की ओर ले जा सकता है, और इसमें कोई सही या गलत, सफलता या असफलता नहीं है। वो बस होगा, कोई बंधन नहीं जुड़ा होगा। वो मादक अनुभूति तब तक बनी रही जब तक कि वह अचानक जाग नहीं गया, जीवित था और सांस ले रहा था। उसकी सारी नकारात्मक भावनाएं वापस आ गईं, जिससे वो फिर से निराशा में डूब गया। डेरेक ने अपनी आंखों को एकाग्र करने की कोशिश करते हुए मन ही मन कोसा। शायद ये सिर पर गोली लगने की वजह से था, लेकिन उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। यह एक बेहतरीन योजना थी। किसी बेवकूफ ने मुझे बचाया होगा और किसी तरह मैं अस्पताल तक की यात्रा में बच गया। मैं अभी भी जीवित हूँ, मुझे अभी भी कैंसर है, मैं अभी भी अकेला हूँ। लेकिन जब आखिरकार उसकी आंखें साफ हो गईं, तो वे उसके तर्क से पूरी तरह असहमत थीं। डेरेक किसी तरह के विशाल धातु के गलियारे में था जो शवों से घिरा हुआ था। सटीक रूप से कहें तो एलियन शव। वे सभी किसी तरह का पूरा शरीर कवच पहने हुए थे, जो किसी तरह के साइंस फिक्शन स्पेस सूट जैसा लग रहा था। मैं कहाँ हूँ? इसका क्या मतलब है? वो उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, लेकिन फिर से फर्श पर गिर गया। वो पहले हाथ से नीचे गिरा और तभी उसे ध्यान आया कि उसने भी अंतरिक्ष सूट पहना हुआ है और उसके चारों हाथों में 3-3 उंगलियां हैं। क्या ये वास्तविक बकवास? काफी चीखने, चिल्लाने और घबराने के बाद डेरेक ने अंततः अपना संयम वापस पाया और अपनी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना शुरू किया। सबसे पहले उसकी नजर स्पेस सूट में छाती के स्तर पर एक बड़ा छेद पर पड़ी। छेद के चारों ओर जलने के निशान थे और सूट और शवों दोनों पर बहुत सारी बैंगनी जेली लगी हुई थी। इसका मतलब था कि बैंगनी जेली जमी हुई एलियन रक्त थी। डेरेक ने अपना सिर घुमाया और उस जगह को देखा जहां वह जागा था। उसने बहुत सारा खून देखा और यहां तक कि कुछ ऐसा भी देखा जिसे देखकर उसे लगा कि यह किसी तरह का फैला हुआ आंत है। इसका कोई मतलब नहीं है, उसने सोचा। सारे सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह शरीर जूलियस सीजर की तरह ही मृत था, जब तक कि मैं किसी तरह से इसमें नहीं आ गया। और किसी भी कारण से ये पूरी तरह से ठीक भी हो गया है। अरे यार, इसका मतलब है कि सभी धर्म गलत है। सौभाग्य से मैंने कभी किसी बकवास पर विश्वास नहीं किया, अन्यथा मैं अभी बहुत निराश होता। डेरेक ने फिर अपने नए शरीर की जांच की। उसके 4 हाथ थे, सिर्फ 2 पैर, लेकिन सभी अंग लंबे और पतले थे। पैर उल्टे जोड़ वाले थे, जैसे बिल्ली के होते हैं। दोनों हाथों और पैरों में सिर्फ 3-3 उंगलियां थीं। डेरेक को उसके चेहरे की विशेषताओं के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी, लेकिन वहां कोई परावर्तक सतह नहीं दिख रही थी। इसलिए उसने अपनी उंगलियों से अपना चेहरा महसूस करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि सूट के साथ एक हेलमेट भी था, जिसने उसकी इंद्रियों को बाधित नहीं किया। एकमात्र चीज जो वो स्थापित कर सका वो था हेलमेट का आकार, और इसके आधार पर डेरेक का नया सिर शार्क के पृष्ठ या पंख जैसा कुछ होना चाहिए था। फिर उसने बोलने की कोशिश की। टेस्ट टेस्ट, डेरेक एस्पोसिटो। 1 2 3। वो किसी तरह बोल पाया, लेकिन यह अभी भी अंग्रेजी थी। इसका मतलब था कि उसे शरीर के पिछले मालिक से न तो मांसपेशियों की याददाश्त विरासत में मिली थी और न ही बुद्धि। डेरेक ने उठने की कोशिश की, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उसके पुराने शरीर से बहुत अलग था, इसलिए उसे हार माननी पड़ी और एक बच्चे की तरह रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ा। इसलिए उसने लाशों की जांच शुरू कर दी ताकि यह पता चल सके कि उसके आसपास क्या हो रहा था। सूट से अंदाजा लगाया जा सकता था कि युद्ध में 2 गुट थे। एक के पास लाल रंग का स्पेस सूट था और दूसरा, जो डेरेक ने पहना हुआ था, ग्रे रंग का था। उसे नहीं पता था कि कौन सी पार्टी जीत रही है, लेकिन वैसे भी इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जब तक सूट में यूनिवर्सल ट्रांसलेटर नहीं लगा होता, वो संवाद करने में असमर्थ था। दुश्मन उसे देखते ही मार देते, सहयोगी शायद उसे कचरे की तरह छोड़ देते। कौन एक ऐसा बेवकूफ चाहेगा जो जीवन या मृत्यु की स्थिति में चलने में भी असमर्थ हो? मैं एक दिन से भी यहाँ नहीं हूँ और मैं पहले से ही मृत हूँ। हार न मानते हुए
डेरेक दीवारों का सहारा लेकर उठने में सफल रहा और खोजबीन शुरू कर दी। गलियारे में कई दरवाजे थे, फिर भी उसके पास विकल्प बहुत सीमित थे, क्योंकि वो केवल खुले दरवाजों से ही जा सकता था। डेरेक को न तो दरवाजे खोलने का पता था और न ही रास्ते में मिले कंट्रोल पैनल को संचालित करने का। उसने बेतरतीब ढंग से बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और उसे भूख लगने लगी थी। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? एक शापित अंतरिक्षयान, विदेशी ग्रह या जो भी यह बकवास है, उसमें भूख से मर जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि यह बेकार मांस का ढेर क्या खाता है। यहाँ तक कि अगर मैं भोजन के पहाड़ पर ठोकर खाता हूँ, तो मुझे ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि क्या क्या है। और अगर मैं ऐसा करता भी हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इस हेलमेट को कैसे हटाया जाए। कई घंटों तक चलने के बाद भूख और हताशा ने उसे उन्माद की स्थिति में पहुंचा दिया। डेरेक चिल्लाया और जो कुछ भी उसके हाथ में आया उसे लात मारने लगा, जब तक कि थकावट के कारण वो सो नहीं गया। नोव एल बी JNN। जब वो उठा तो उसका मन फिर से साफ हो गया था। यह एक दुस्वप्न है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इस हद तक कि अगर मैं खुद को मारना भी चाहूं, तो मुझे नहीं पता कि कैसे। उसने अपनी हताशा को दूर रखने के लिए अपने सिर के पिछले हिस्से को दीवार पर पटक दिया। मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन विज्ञान कथा के माहौल में पुनर्जन्म लेना वास्तव में सबसे खराब स्थिति है। एलियन शरीर, एलियन रीति रिवाज, नई प्रजाति के सामान्य ज्ञान का पूर्ण अभाव। और इससे भी बदतर बात यह है कि यहाँ सब कुछ इतना हाईटेक है कि मैं दरवाजा भी नहीं खोल सकता। अरे, हर एक बटन को टैग किया जा सकता है और फिर भी यह मेरे लिए बेकार होगा क्योंकि मैं उनकी भाषा नहीं जानता। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और वह हर घंटे कमजोर महसूस कर रहा था। समय बर्बाद न करते हुए वो फिर से भटकने लगा। इस बार वो हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और चिल्ला रहा था, ताकि किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। भूख और थकावट के कारण डेरेक पुनः बेहोश होने की कगार पर था। तभी अंततः एक दरवाजा खुला। झटका इतना जोरदार था कि वो अपनी पकड़ खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ भूरे रंग के सूट पहने एलियन एक वेज फॉर्मेशन में खड़े थे। उनमें से हर एक के हाथ में किसी न किसी तरह का लंबा धातु का डंडा था, जैसे कि वह राइफल हो। डेरेक ने उठने की कोशिश भी नहीं की, उसने बस दाहिना हाथ हिलाया। उम्मीद है कि यह शांति का संकेत होगा। तारानकन, कैप्टन, वो जारक है। उसका जीवन संकेत वापस ऑनलाइन होने का कारण सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं थी। वो अभी भी जीवित है। तारानकन। इस बिंदु से आगे तारानकन का अर्थ है ऐसे शब्द जो डेरेक को समझ में नहीं आते। सेना की टुकड़ी खुली और एक लंबा और भारी भरकम एलियन हमारे करीब आ गया। सैनिकों ने न तो अपने हथियार नीचे किए और न ही ध्यान खोया, बल्कि हमले के आदेश का इंतजार किया। तारानकन, तुम फर्श पर क्या कर रहे हो, सैनिक? और थरैक के नाम पर तुम उस घात से कैसे बच गए? तारानकन कप्तान ने कर्कश आवाज में पूछा। यार, मुझे नहीं पता तुमने अभी क्या कहा। तारानकन, वो क्या बकवास कर रहा है? डॉक्टर, उस ब्लास्टर घाव के बारे में कुछ बताइए। तारानकन। डेरेक के शरीर को स्कैन करते हुए एक बैंगनी रंग की पोशाक पहने एलियन आगे बढ़ा। तारानकन, कोई नहीं सर, ये साम्राज्य की कोई बोली नहीं है। और स्कैनर पुष्टि करता है कि उसके कवच में छेद निश्चित रूप से एक कोरिलन ब्लास्टर से है। मुझे नहीं पता कि वह बिना किसी चोट के कैसे बच गया। यह एक चमत्कार है, तारानकन। तारानकन, यह एक दायित्व है। तारानकन कप्तान का स्वर गंभीर था। उसने एक सैनिक के हाथ से एक छड़ी ली और एक बटन दबाकर इसे ग्लेव में बदल दिया, जिसका ब्लेड शुद्ध ऊर्जा से बना था। अच्छा, लगता है कि मैं लाइटसेबर से मरने जा रहा हूँ। यह अच्छा है, एक वार और मैं रूसी में बदल जाऊंगा। मैं भाग्यशाली हूँ। एक और दर्द रहित मौत आने वाली है। जब कैप्टन ने उसकी छाती में ग्लेव घुसाया तो उसमें जलने की कोई आवाज नहीं आई। वो उसे एक तरफ से दूसरी तरफ तक छेदती चली गई और खून बहने लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। ये ब्लेड लेजर आधारित हथियार नहीं था, बल्कि एक कठोर प्रकाश निर्मित हथियार था, जो इसे साधारण ग्लेव से अलग नहीं बनाता था। तारानकन, सुनो सैनिकों, जारक एक अच्छा सैनिक था और हम उसे ऐसे ही याद रखेंगे और शोक मनाएंगे जब और अगर हम इस जगह से जीवित बच निकलते हैं। लेकिन वो चीज, जो भी हो, एक जोखिम है जिसे हम नहीं उठा सकते। प्रिंस रेकहार्ट हमारी देखभाल में है और कोरलन विद्रोही बदमाश अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे बीच जासूस होने से बेहतर है कि कुछ संपार्श्विक क्षति हो। अब वो दरवाजा बंद करो और परिधि की फिर से जांच करो। तारानकन। इस बार डेरेक के लिए मौत दर्द रहित नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती में आग लगी हो, लेकिन असल में जो दर्द हो रहा था वो घाव नहीं बल्कि फेफड़े थे। डेरेक को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। हर सांस पिछली सांस से ज्यादा उथली और मुश्किल होती जा रही थी। उसके मुंह से खून की धार बहने लगी और उसे लगा कि वह धीरे धीरे डूब रहा है। उसका गला बार बार हवा खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डेरेक को मरने में 1 मिनट से भी कम समय लगा, लेकिन उसके लिए यह हमेशा के लिए रहने वाला था। एक बार फिर उसने खुद को चकाचौंध करने वाली रोशनी में डूबा हुआ पाया और उस ओर खींचा चला गया। पिछली बार की तरह उसे लगा कि उसकी सारी चिंताएं और गुस्सा गायब हो रहा है, लेकिन इस एहसास का आनंद लेने के बजाय वो बस परेशान था।
डेरेक ने कभी किसी भगवान में विश्वास नहीं किया था, इसलिए वो कभी स्वर्ग या नरक में विश्वास नहीं करता था। मानव जाति हमेशा से एक भयानक जाति रही है, उसने सोचा। किसी को वास्तव में बुरा कहना असंभव है। ज्यादातर बार बुरे लोग सिर्फ वे लोग होते हैं जिन्हें कभी अपराधी बनने के अलावा कुछ और करने का मौका ही नहीं मिला। फिर मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें जीवन ने तब तक धकेला जब तक वे टूट नहीं गए। मनोरोगी और समाज विरोधी लोगों का तो जिक्र ही नहीं। कोई व्यक्ति जो जन्म से ही बुरा है, उसे सिर्फ इसलिए नरक में कैसे भेजा जा सकता है क्योंकि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसलिए मेरा हमेशा से मानना रहा है कि या तो सभी के लिए एक परलोक है या फिर कोई परलोक नहीं है। मृत्यु को अंतिम आध्यात्मिक स्तर माना जाता है। अच्छा हो या बुरा, अमीर हो या गरीब, मंजिल एक ही होनी चाहिए। इसके बजाय मुझे पुनर्जन्म का ये सस्ता बहाना मिल गया जो मेरे साथ धोखा कर रहा था। यदि मैं अपनी सभी स्मृतियों को बरकरार रखूं तो पुनर्जन्म का क्या उद्देश्य हो सकता है? मैं जिस भी शरीर या ग्रह में जाऊं, मैं अपना बोझ ढोता रहूंगा। इसलिए प्रकाश से बाहर आने पर मेरी सारी पीड़ा, क्रोध और मानव जाति के प्रति घृणा मुझे वह सबक सीखने से रोक देगी जो मुझे सीखना चाहिए। उस दूसरी दुनिया के अंदर उसे ये स्पष्टता मिली कि उसका मनोवैज्ञानिक केवल आधा ही सही था। वह तभी बदल सकता था जब वह चाहता, लेकिन अपने सभी पिछले अनुभवों के कारण वह ऐसा करने की इच्छा नहीं रखता था। ये कैच-22 विरोधाभास का एक आदर्श उदाहरण था। अचानक उसे नीचे की ओर खींच लिया गया और वह प्रकाश से दूर चला गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, लेकिन वो अभी भी अपने चारों ओर बहुत सारी हलचल सुन सकता था। विशाल हाथों ने उसे स्थिर पकड़ रखा था, जबकि वह भगवान जाने क्या